वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिटी में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12th का स्टेटिस्टिक्स जिसे कहा जाता है अंक शास्त्र या सांख्यिकी, उसकी थियरी देखने वाले हैं। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थियरी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते और रिजल्ट तो ये होता है कि मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझसे कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि थियरी पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है थियरी पर। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा तो दोस्तों ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। सब्सक्राइब वाला बटन को अगर अभी तक आपने चैनल नहीं कराया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो मैंने पूरी थियरी तैयार की है, इसको आपको तैयार कर लेना है तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला प्रश्न है, भाव सापेक्ष अर्थात क्या? तो किसी एक वस्तु के वर्तमान समय के भाव और आधार वर्ष के भाव के अनुपात को भाव सापेक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का आज का भाव है 2500 रुपया, आधार वर्ष का भाव है 2000 रुपया। तो हमको जो भी मिलेगा, जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या होगी? भाव सापेक्ष। आधार वर्ष अर्थात क्या? जब किसी वस्तु के भाव में होने वाले परिवर्तन को भूतकाल के किसी निश्चित वर्ष के उसी वस्तु के भाव से तुलना की जाती है तो भूतकाल का जो भाव होता है उसे हम आधार वर्ष का भाव कहते हैं। बराबर। जैसे मैं बताऊं, आज 2021 में हमने गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं कि 2500 रुपया है। फिर मैंने दूसरा भाव लिया है, वो है 2015 का। 2015 में गेहूं का भाव था 2000। तो ये जो 2015 है ये हमारा आधार वर्ष कहलाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरित आधार वर्ष के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में बदलने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र है, चालू वर्ष का परंपरित आधार वर्ष का सूचकांक, पिछले वर्ष का आधार वर्ष का सूचकांक और गुणे 100। ये सूत्र है हमारा। सूचकांक की व्याख्या लिखिए। तो सूचकांक अर्थात किसी चल की कीमत में किसी निश्चित समय की कीमत के सापेक्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, कितने परसेंटेज चेंज होता है उसको कहते हैं सूचकांक। सूचकांक एक सापेक्ष माप है और ये इकाई से मुक्त है। जो वो चीजें बता दे रहा हूं वो भी याद रखना। गर्भित भार अर्थात क्या? जिस भार के दो प्रकार है, गर्भित भार और स्पष्ट भार। तो जिस भार को संख्या में नहीं दर्शाया जा सकता परंतु वस्तु के चुनाव में परोक्ष रूप से पसंद किए जाता है उसे हम गर्भित भार कहते हैं। भार के कितने प्रकार है, कौन कौन से मैं बता चुका हूं। दो भार है, दो प्रकार है, गर्भित भार और स्पष्ट भार। अगला प्रश्न है, भार अर्थात क्या? तो वस्तु को उसके महत्व के आधार पर दिए जाने वाले क्रम को हम भार कहते हैं। अगला है, सूचकांक के महत्वपूर्ण परीक्षणों के नाम बताइए। तो पहला है समय व्युत्क्रम परीक्षण और पद व्युत्क्रम परीक्षण। दो इसके परीक्षण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेल का भाव का सूचकांक है ₹500। क्या ये कथन सही है गलत? ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें देखो 500 रुपया दिया है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि सूचकांक जो होता है ये इकाई मुक्त होता है, इसमें इकाई होती नहीं है। तो जो रुपया लिखा है ये गलत चीज है, इसलिए इसको ये जो विधान है हमारा गलत है और इसको सुधार का लिखना होगा। तो सुधार का लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि तेल का सूचकांक 500 है, रुपया शब्द नहीं आएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग करती है? तो थोकबंद भाव का जो सूचकांक है उसको उपयोग करती है। अगला है, मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मुद्रास्फीति दर बराबर चालू वर्ष का थोकबंद का सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का थोकबंद का सूचकांक और पिछले वर्ष, ये यहां पे नहीं आएगा सॉरी, और ये पिछले वर्ष का थोकबंद का सूचकांक और यहाँ पे आएगा गुणे में 100 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आएगा। ये याद रखना, ये मिस्टेक है। ये जो 100 है ये आपका ऊपर आएगा। तो चालू वर्ष का थोकबंद का सूचकांक, पिछले वर्ष का थोकबंद का सूचकांक बटे पिछले वर्ष का थोकबंद का सूचकांक गुणे 100, ये इस तरह से आएगा। किस पद्धति में आधार वर्ष प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है? तो परंपरित आधार। परंपरित आधार में क्या करते हैं कि हर वर्ष आप पिछले वर्ष का जो सूचकांक है उसका उपयोग और पिछले वर्ष की जो कीमत है उसका उपयोग करते हैं। तो परंपरित आधार में बदलता रहता है। अचल आधार की पद्धति में जो आधार वर्ष से बदलता नहीं है। सूचकांक की रचना में कौन सा औसत प्रचलित है? औसत बोलिए, माध्य बोलिए। तो भारित माध्य प्रचलित है। सूचकांक कैसा माप है? सूचकांक एक सापेक्ष माप है।
अगला प्रश्न, सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो सूचकांक का उद्देश्य है समाहित चल में होने वाले परिवर्तनों को नापना, समाहित, और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। बराबर। अगला है, सूचकांक की रचना में किस औसत को आधार औसत माना जाता है? अनुपाती माध्य, अनुपाती, इस तरह से लिखेंगे, अनुपाती माध्य। बराबर। आधार सूचकांक किसे कहते हैं? आदर्श, आधार नहीं इधर आएगा, आदर्श सूचकांक किसे कहते हैं? तो फिशर का जो सूचकांक है उसे आदर्श सूचकांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधार वर्ष की चयन की पद्धतियां बताइए। तो दो पद्धतियां हैं, अचल आधार की रीत और परंपरित आधार की रीत। अगला प्रश्न है, परंपरित आधार के मुख्य लाभ बताइए। तो परंपरित आधार के लाभ में समय अनुसार सूचकांक की रचना के लिए वस्तु के चयन में परिवर्तन किया जा सकता है। परंपरित में क्या होता है कि वस्तु का जो सिलेक्शन, उसमें चयन हम और उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अचल आधार के मुख्य लक्षण बता लिए। तो अचल आधार की रीति में सामान्य वर्ष को आधार वर्ष लेकर बाकी के वर्षों में होने वाले परिवर्तनों को नापा जाता है। इस प्रकार से इसमें आधार वर्ष बदलता नहीं है। स्पर्श बार के दो प्रचलित पद्धतियां कौन सी है? अचल आधार और परंपरित आधार, ये याद रखिएगा। आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है? तो 100 होता है, ये भी याद रखना। वास्तविक वेतन ज्ञात करने का सूत्र, तो वास्तविक वेतन बराबर होता है वेतन बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक गुणे 100, ये सूत्र है हमारा। किसी वस्तु का चालू वर्ष का भाव आधार वर्ष के भाव से 3/4 गुना है, तो आधार वर्ष और चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चालू वर्ष का भाव बराबर होगा 3/4 गुणे आधार वर्ष का भाव। तो आधार वर्ष का भाव हम 100 लेते हैं, हमेशा याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? 3/4 गुणे 100, 4 से 100 को डिवाइड किया मैंने 25, तो 25 या 75, ये हमारा आंसर होगा। बराबर। तो ये हो गया चालू वर्ष का सूचकांक। आधार वर्ष का सूचकांक तो हमेशा 100 लिया जाता है, ये याद रखना। यदि किसी मजदूर का 2018 में वेतन 500 रुपया हो और जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 130 हो, तो वास्तविक वेतन ज्ञात करो। तो सूत्र दोस्तों, वास्तविक वेतन बराबर वेतन बटे जीवन निर्वाह का खर्च, जीवन निर्वाह का निर्देशांक, निर्देशांक आएगा, गुणे 100। तो देखिए 500 बटे 130 गुणे 100, तो आपको कैंसिल, इसको सॉल्व करने पाएगा 384.62। धन की क्रय शक्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो धन की क्रय शक्ति बराबर होता है 1 बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। अगला प्रश्न है, ये बड़े प्रश्न आ रहे हैं इसके बाद से। अचल आधार की रीत से सूचकांक ज्ञात करने की पद्धति के गुण दोष बताइए। गुण और दोष, यानी उसके क्या लाभ है, क्या हानि। तो पहले गुण देखें। तो पूरी समयावधि के लिए आधार वर्ष अचल रहता है इसमें, ये इसकी विशेषता है। आधार वर्ष अचल रहने से अलग अलग समय की चल की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में एक सूत्रता बनी रहती है। चल कीमतों में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों की तुलना के लिए यह पद्धति उपयोगी है। लंबी अवधि की तुलना करनी हो तो यह उपयोगी है। यह पद्धति समझाने और गणना करने के लिए बहुत ही आसान। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको ये जो है इसको सुनिए, देखिए और इसको आपको लिखना है दोस्तों। क्योंकि थियरी में देखता हूं दोस्तों कि थियरी में बच्चे हथियार डाल देते, थियरी तैयार नहीं करते, ये गलत बात है। तो अगला प्रश्न है, अचल आधार की रीत की मर्यादाएं। तो बदलते समय के साथ ग्राहकों की रुचि और आदतें, यह आएगा आदतें, मिस्टेक होगी वो सुधार लेंगी। बदलने से उपयोग में ली जाने वाली चीजें भी बदलती रहती हैं, परंतु इस पद्धति में पुरानी चीजों को निकाला नहीं जा सकता और नई चीजों को समावेश नहीं किया जाता। ये इसकी एक वीक पॉइंट है। अचल आधार वर्ष की रूप में सामान्य परिस्थिति वाला सामान्य वर्ष का चयन करना मुश्किल होता है। अचल आधार की रीत में हमको एक वर्ष पसंद करते हैं आधार वर्ष के रूप में, लेकिन वो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ष यानी जिसमें मानव सर्जित प्राकृतिक कोई तरह की आपदाएं नहीं होनी चाहिए। चल की कीमत में होने वाले कम अवधि के परिवर्तनों की तुलना के लिए यह पद्धति अनुकूल नहीं है। चयन की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए उनके भार में जरूरी परिवर्तन करना इस पद्धति में संभव नहीं है।
बहुत ही लंबे भूतकाल के वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाए तो यह तुलना योग्य नहीं होती। जैसे आज अब आज आज चला है 2021, अब हम बात करें 1995 के मोबाइल फोन की सिलेक्शन और अभी के मोबाइल फोन का सिलेक्शन, तो ये चीज बैठती नहीं है, क्योंकि अभी तो दोनों चीजों में बहुत ही काफी हद तक बदलाव आ गया है। यानी बहुत दूर का भूतकाल का वर्ष को आधार वर्ष लिया हो तो कंपैरिजन सही नहीं होता। अगला प्रश्न है, गर्भित भार और स्पष्ट भार के बीच में अंतर दिखाइए। तो स्पष्ट भार वस्तु के महत्व के आधार पर निश्चित किया जाता है। जैसे कि भोजन की वस्तुओं में गेहूं का महत्व चावल से ज्यादा होता है, तो गेहूं के स्पष्ट भार 2 और चावल का स्पष्ट भार हो जाएगा 1। गेहूं का डबल है यानी 2 हो जाएगा, चावल का 1 हो जाएगा। गर्भित भार वस्तु के चुनाव में या प्रेरित में अभिप्रेरित है। वस्तुओं के जितने प्रकार दिए जाएंगे उतना भार माना जाएगा। जैसे कि भोजन की वस्तु में गेहूं के 4 प्रकार लिए जाएंगे तो गेहूं का गर्भित भार हो जाएगा 4, बराबर। तो जितने प्रकार की वस्तुएं लोगे उतना उसका गर्भित भार हो जाएगा। स्पष्ट भार को सीधे सीधे संख्या में दर्शा सकते हैं, गर्भित भार को संख्या में नहीं दर्शाया जा सकता है। स्पष्ट भार देने की यह प्रत्यक्ष रीत है। यह 2 प्रकार से निश्चित की जाती है, कुल खर्च की रीत और पारिवारिक बजट की रीत। ये भी याद रखना, सब थियरी में सब चीजें आपको तैयार कर ली है। गर्भित भार देने की परोक्ष रीति है, इसलिए इसमें निश्चित करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ चैप्टर 1 की थियरी मैंने आपको बताई है, आपको लिख लेना है। अब देखते हैं हम चैप्टर 2। सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी सारी थियरीज बताने वाला हूं मैं, पर उसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम में इस तरह का मटेरियल आपको मात्र यही मिलेगा। रेखिक सहसंबंध, तो पहला प्रश्न है सहसंबंध की व्याख्या दीजिए। तो 2 संबंधित चरों की कीमत में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारणों से एक साथ कमी या वृद्धि हो तो उनके बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। 2 यादृच्छिक चर x और चर y के बीच के सुरेख संबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंधांक कहते हैं। सुरेख सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को इसे संकेत में स्मॉल r इससे दर्शाते हैं, और इसका मूल्य जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। समुद्र की सतह से स्थल की ऊंचाई और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा में किस प्रकार का संबंध है? तो ये है ऋण सहसंबंध, ऋण संबंध। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र की सतह से ऊंचे जाओगे ऑक्सीजन घटेगा, यानी एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। तो ये जो ऐसा जब रिलेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम ऋण सहसंबंध। दोनों एक साथ बढ़े अथवा दोनों एक साथ घटे तो धन होता है, लेकिन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ऋण सहसंबंध कहलाएगा। क्रूड ऑयल आप जानते होंगे जिसमें से पेट्रोलियम निकालते हैं। क्रूड ऑयल की वार्षिक आयात और उस दरमियान होने वाले शादियों के बीच कैसा सहसंबंध है? तो देखो ये भाई क्रूड ऑयल से शादी का कोई लेना देना नहीं है भाई। क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो आदमी 2-2 शादी थोड़ी कर लेगा, या क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आदमी वाडा थोड़ी बैठा रहेगा तो भी शादी करेगा। यानी इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इसको हम कहेंगे अर्थहीन संबंध। दूसरा, प्रकीर्ण आकृति की मुख्य मर्यादा क्या है? तो प्रकीर्ण आकृति की जो पद्धति है उसकी मुख्य मर्यादा यह है कि इसमें 2 चरों के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता का कोई माप नहीं मिलता। सहसंबंध का प्रकार आपको मालूम पड़ जाता कि धन है कि ऋण है, लेकिन कितना प्रगाढ़ संबंध है, क्या घनिष्ठता, वो हमको मिलता नहीं। यदि सिग्मा डी स्क्वायर जी बराबर 0 हो तो कैसे संबंध होगा? देखिए ये स्पीयरमैन का सूत्र है, I=1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। सिग्मा डी स्क्वायर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0 यानी 1। तो 1 आया यानी क्या हो जाएगा संपूर्ण धन सहसंबंध। याद रखिए ये संपूर्ण धन सहसंबंध हो जाएगा। सुरेख सहसंबंध अर्थात क्या? तो जब 2 संबंधित चर की जोड़ियों की कीमतों को आलेख पत्र पर दर्शाया जाए
तो आलेख के बिंदु किसी सुरेख पर हो अथवा किसी सुरेख के खूब ही नजदीक हो तो उसे सुरेख सहसंबंध कहते हैं। ग्राफ में आपने दर्शाया और ग्राफ के जो पॉइंट्स है अगर एक ही रेखा पे आए हो अथवा एक रेखा के आसपास हो, जैसे ये वाले पोजीशन है, तो इसको कहते हैं हम सुरेख सहसंबंध। सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी पद्धतियां हैं, कौन कौन सी? तो 3 पद्धतियां। पहला है प्रकीर्ण, ये विकीर्ण नहीं है, प्रकीर्ण आलेख की रीत, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की रीत और प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंधांक की रीत। ये 3 पद्धतियां लिख लेना, याद कर लेना। अगला है प्रकीर्ण आकृति की परिभाषा दीजिए। कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा, और नहीं पूछा जाए तो मत लिखना। तो देखिए, चर x की कीमतों को x अक्ष पर, चर y की कीमतों को y अक्ष पर योग्य प्रमाण माप से दर्शाकर आलेख पत्र पर n बिंदु पे आप कौन कौन से होंगे, x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn तक आलेखित करने की जो आकृति मिलती है, करने से जो आकृति मिलती है उसे हम प्रकीर्ण आकृति कहते हैं। यानी x अक्ष के बिंदुओं को x अक्ष पर, y अक्ष के बिंदुओं को y अक्ष पर जो मिलेगा उसे प्रकीर्ण आकृति कहते हैं। सहसंबंध का माप सर्वप्रथम किस अंकशास्त्री ने दर्शाया था? तो कार्ल पियर्सन ने। सहसंबंध के प्रकार बताइए। 2 प्रकार है, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। कार्ल पियर्सन की धारणा लिखो। कार्ल पियर्सन की सहसंबंध को लेकर 2 धारणाएं थी। 2 चरों के बीच सुरेख सहसंबंध है और दूसरा 2 चरों के बीच कार्य कारण का सहसंबंध है। ये दोनों चीज होगी तभी सहसंबंध होगा। स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंधांक जो है ये कब उपयोगी होता है? तो देखो, पहला जब संबंधित माहिती गुणधर्म के रूप में दी गई हो, गुणधर्म यानी अच्छा बुरा लंबा चौड़ा इस तरह का, तो ये रीत उपयोगी होती है। दी गई संख्यात्मक माहिती का अवलोकन, माहिती का प्रसार अधिक हो, तो यानी हमने जो डेटा इकट्ठा किया उसका जो अवलोकन का प्रसार बहुत ज्यादा हो, काफी विस्तृत हो, काफी बड़े बड़े फिगर्स आए, तो ये पद्धति उपयोगी हो जाती है। अगला प्रश्न है r बराबर 0 तथा r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अर्थघटन करो। तो r बराबर 0 यानी सहसंबंध का अभाव, r बराबर प्लस 1 यानी संपूर्ण धन सहसंबंध, और r बराबर माइनस 1 अर्थात ऋण संपूर्ण ऋण सहसंबंध। बराबर याद रखा, r बराबर 0 यानी सहसंबंध का अभाव, r बराबर प्लस 1 यानी संपूर्ण धन सहसंबंध, r बराबर माइनस 1 यानी संपूर्ण ऋण सहसंबंध। अगला प्रश्न है, कक्षा 12 की परीक्षा में सहसंबंध की कीमतें एक विद्यार्थी को यह मिलती 1.2 माइनस 1.2 1.05 माइनस 0.981। तो इसमें से कौन सी कीमत योग्य है? ये वाली कीमत योग्य है, क्योंकि हम वी नो कि सहसंबंधांक की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज देखिए उस रेंज में नहीं आ रही है, खाली ये वैल्यू उसमें आ रही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। 2 चलों की एक ही दिशा में एक ही मात्रा में परिवर्तन हो तो यह कैसा सहसंबंध कहलाएगा? तो 2 चरों की कीमत में एक ही दिशा में एक समान मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे संपूर्ण धन सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंधांक पर उद्गम बिंदु और स्केल माप परिवर्तन के प्रभाव बताइए। तो सहसंबंधांक पर उद्गम बिंदु और स्केल माप का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, यानी सहसंबंधांक उद्गम बिंदु और स्केल माप परिवर्तन से मुक्त है। अगला प्रश्न है, x और y के बीच सहसंबंध 0.4 है। यदि x के प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ा जाए और y के प्रत्येक अवलोकन में से 10 को गुणा किया जाए तो सहसंबंधांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहसंबंधांक आपका अभी भी 0.4 ही रहेगा, क्योंकि इसकी हमने आगे चर्चा कर ली है कि जो सहसंबंधांक है उद्गम बिंदु पर और स्केल माप परिवर्तन से मुक्त है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगला है
करेक्शन फैक्टर CF का सूत्र लिखो, तो करेक्शन फैक्टर CF इक्वल टू सिग्मा m³ माइनस m अपॉन 12, ये हमारा आंसर है। ओके, तो दोस्तों यहाँ मैंने 2 चैप्टर्स की थियरी आपको बताई है, सारी थियरीज लेके आया हूं। हिंदी मीडियम में आपको ये चीज कहीं भी नहीं मिलने वाली। फिर दोस्तों अब किसका इंतजार है? हाँ, अब तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। आई एम श्योर आप ऐसा करोगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी में से आपको परीक्षा से पहले सारा मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।